बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनको हम लोग प्रॉपरली डिफ़ाइन करके एग्जांपल्स के साथ समझेंगे डिटेल में। होपफुली आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, तो इस लेक्चर को आपने पूरा देखना है शुरू से लेकर आखिर तक। इंशाअल्लाह ताला आपको ये शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में कोई भी कन्फ्यूजन आने वाले वक्त में नहीं होगी। तो जी सबसे पहले हम लोग शेल या जिसको आप ऑर्बिट बोलते हैं या जिसको आप एनर्जी लेवल बोलते हैं उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अब शेल क्या होता है या ऑर्बिट क्या होता है या एनर्जी लेवल क्या होता है। An electron shell is the outside part of an atom। एक एटम का बाहर वाला हिस्सा होता है अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अराउंड होता है, मीन्स के न्यूक्लियस के बाहर होता है। इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इस डायग्राम में एक एटम दिखाया हुआ है, ये तो हो गया एटम का न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो बाहर आपको नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इन न्यूक्लियस के अराउंड इन सर्कुलर पाथ्स में ट्रैवल कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको बेसिकली ये जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं ना, ये जेडे गोल गोल दायरे होंदे ने, इन्हों की कहते हैं ऑर्बिट्स कहते हैं, इनको शेल्स बोलते हैं या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो हो गई डेफिनेशन शेल की। अब हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अच्छा, ईच शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल इज गिवन ए नंबर कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। इन ऑर्बिट्स को, इन शेल्स को आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम भी बोलते हैं, जिसको आप जनरली स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। द क्लोजेस्ट शेल, कौन सा क्लोजेस्ट शेल, जो कि न्यूक्लियस के करीब होगा, उसको हम नाम देते हैं n इज़ इक्वल टू 1 का। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस एटम का, और ये पहला शेल है जिसको हमने 1 का नाम दिया हुआ है, या k शेल भी बोलते हैं इसको। ठीक हो गया। द नेक्स्ट शेल हैज़ ए वैल्यू ऑफ n इज़ इक्वल टू 2। फिर अगर आप बाहर की तरफ जाएं तो सेकंड शेल, जिसके लिए आप n इज़ इक्वल टू 2 लिखेंगे। फिर इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, या पहले शेल को आप k शेल बोलते हैं, दूसरे शेल को l शेल, फिर m, फिर n एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया जी। अब द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इन द फर्स्ट 4 एनर्जी लेवल्स आर। यहाँ पे आपको पहले शेल्स, पहले 4 शेल्स बेसिकली उनके नाम और उन 4 शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं आपको। अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज़ इक्वल टू 1 की बात करें, मीन्स के पहले शेल की बात करें जिसको हम k शेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सेकंड शेल की बात करें या जिसको आप l शेल बोलते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप थर्ड शेल की बात करें जिसको आप m शेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो फोर्थ शेल होता है जिसको आप n शेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, ये जैसे पहला शेल k शेल हो गया, सेकंड l, थर्ड m और चौथा n
एनर्जी लेवल या n शेल। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आप फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं 2n का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो n है ना, वो बेसिकली नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे n की जगह पे 1 रखेंगे, मीन्स के पहले शेल के लिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 2। तो इसका मतलब है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेकंड शेल के लिए आप n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। थर्ड शेल के लिए आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं थर्ड शेल में। इसी तरह फोर्थ शेल के लिए n की वैल्यू आप 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 32, तो मैक्सिमम फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन्स 32 आते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट सब शेल। तो कैसे आप सब शेल को डिफाइन करते हैं कि जी एवरी एनर्जी लेवल या शेल या ऑर्बिट इज डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल्स कॉल्ड सब शेल्स। हर शेल को आप छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको आप सब शेल्स बोलते हैं। ठीक है, सब शेल्स मीन कि शेल्स का ही हिस्सा, शेल्स का ही पार्ट। ठीक है, तो उनको हम लोग सब शेल्स बोलते हैं। अब ये जो आपको मैं चार्ट दिखाने जा रहा हूं, इसमें सब शेल्स, उनके नाम और हर सब शेल में पाए जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे सब शेल्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, S, P, D एंड F। ठीक है, जो S सब शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और S जो सब शेल है वो तमाम शेल्स में पाया जाता है, मीन्स के तमाम शेल्स का जो पार्ट होता है वो S सब शेल होता है ज़रूर। S सब शेल का नाम क्या है? शार्प सब शेल। ठीक है, इसी तरह जो P सब शेल होता है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये सेकंड शेल या उससे बड़े शेल्स में पाया जाता है, मीन्स के जो P सब शेल होता है वो सेकंड शेल का हिस्सा होता है या सेकंड से बड़े वाले शेल्स का हिस्सा होता है। पहले शेल में P सब शेल नहीं होता। और P जो सब शेल है उसका नाम क्या होता है? प्रिंसिपल सब शेल। ठीक है, जो D सब शेल होता है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और जो D सब शेल होता है वो तीसरे शेल या थर्ड शेल से बड़े शेल का हिस्सा होता है, और D सब शेल का नाम क्या होता है? डिफ्यूज सब शेल। ठीक है, फिर जो फोर्थ सब शेल होता है जिसको आप F सब शेल बोलते हैं उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। F जो सब शेल है वो चौथे शेल का हिस्सा होता है, या चौथे से जो बड़े शेल्स होते हैं उनमें भी ये F सब शेल पाया जाता है। F सब शेल का नाम क्या होता है? फंडामेंटल सब शेल। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं पहले 4 शेल्स के लिए उनमें सब शेल्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे देखें, अगर आप पहले शेल की बात करें तो उसमें एक ही सब शेल होता है जिसको हम S सब शेल बोलते हैं। अब ये जो 1 लिखा हुआ है ना साथ, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ शेल को, मीन्स कि ये पहला शेल है और पहले शेल का ये S सब शेल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड शेल की। सेकंड शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, S एंड P। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है S और P के साथ। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो S और P सब शेल हैं ये सेकंड शेल का सब शेल हैं। सेकंड शेल में हमें पता है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर जब हम बात करें थर्ड शेल की,
तो थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होते हैं, एस, पी एंड डी। टोटल इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में 18 होते हैं, एस सब शेल में 2, पी में 6 और डी में 10, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फोर्थ शेल की अगर हम बात करें तो फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, तो ओवरऑल फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि जिसका जो शेल नंबर है उतने ही उसमें सब शेल्स मौजूद होते हैं। इसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अब अगर हम बात करें सब शेल्स की शेप्स की, तो एस सब शेल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, बॉल की तरह। जो पी सब शेल होता है वो डम्बेल शेप का होता है, इस तरह का, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ये जो होता है ना, ये एक लोब हो गया और ये वाला ये दूसरा लोब हो गया। ठीक है, तो 2 लोब्स होते हैं पी सब शेल के। इसी तरह जो डी सब शेल होता है उसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, या जिसको आप डबल डम्बेल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखें, एक ये वाला डम्बेल हो गया और एक ये वर्टिकल हो गया। ठीक है, तो इसको डबल डम्बेल भी बोलते हैं, या जनरली हम इसको कम्प्लेक्स बोल देते हैं। जबकि एफ सब शेल जो हो गया वो आपका कम्प्लेक्स शेप का होता है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जिसके मल्टीपल लोब्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई शेप्स ऑफ सब शेल्स, ये भी आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल को आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि द 3 डायमेंशनल रीजन इन स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड वो हिस्सा, वो स्पेस, वो जगह वेयर देयर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उस रीजन को, उस स्पेस को, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट 95% चांस होना चाहिए उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का, तो फिर उस स्पेस को, उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। फिर हम देख लेते हैं कि ऑर्बिटल्स कितनी टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हम एस सब शेल की बात करें ना, तो एस सब शेल का एक ही ऑर्बिटल होता है, जिसको आप एस ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑल एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल एंड कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होता है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स इज द फर्स्ट एस ऑर्बिटल। 1s जो ऑर्बिटल होता है मीन्स के पहले शेल में मौजूद s सब शेल का जो s ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। When it holds 1 electron it is written 1s1। कोई भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इट मीन्स कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं आप, 1s1, मीन्स के एक ही शेल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर आपके पास पहले सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1s2 से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स के पहले शेल का जो s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इट मीन्स उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1s2। ये जो 1 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 2 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है s ऑर्बिटल का। ठीक है, फिर हम चलते हैं p ऑर्बिटल्स की तरफ।
Each p orbital consists of two sections better known as lobes which lie on either side of the plane passing through the nucleus. जो p सबशेल होता है वो मैंने आपको बताया कि डम्बेल शेप का होता है। फिर जो p सबशेल है वो फर्दर तीन तरह के ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है, px, py एंड pz। ठीक है, जो ऑर्बिटल x एक्सिस पे लाई करता है उसे हम px बोलते हैं, जो ऑर्बिटल y एक्सिस पे लाई करता है उसको py बोलते हैं, और जो ऑर्बिटल z एक्सिस पे लाई करता है उसे हम pz बोलते हैं। ये जो है ना, ये वाला एक लोब हो गया और ये वाला दूसरा लोब हो गया। ठीक है, और ये वो बेसिकली प्लेन हो गई जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से गुजर रही है। ठीक है, तो इस लाइन के जो बेसिकली न्यूक्लियस से पास हो रही है, या इस प्लेन के, देखें एक तरफ एक लोब है और दूसरी तरफ दूसरा लोब है। ठीक है, द 3p ऑर्बिटल्स डिफर इन द वे द लोब्स आर ओरिएंटेड वेयर एज दे आर आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप एंड एनर्जी। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है px, py और pz, सिर्फ इनके एक्सिस चेंज हैं, अदरवाइज आपको इन px के जो स्ट्रक्चर है वो भी एक जैसा देखने को मिल रहा है, इनका साइज़ भी एक जैसा देखने को मिल रहा है, और इनकी एनर्जी भी तीनों की सेम होती है। ठीक है, और याद रखिए हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे ओवरऑल हमने p सबशेल में कहा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स px में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स py में और 2 इलेक्ट्रॉन्स pz में। ठीक हो गया। As the lobes lie along one of the x, y and z axis, these 3 orbitals are given the designations 2px, 2py and 2pz। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो p सबशेल है वो सेकंड शेल का सबशेल है या इससे बड़े वाले शेल्स का। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड शेल के लिए 2px, 2py एंड 2pz से। Thus we can say that there are 3p orbitals whose axes are mutually perpendicular। अब ये जो x, y और z एक्सिस होते हैं ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। z और y एक्सिस तो आपको देखें परपेंडिकुलर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। ये जो x है ना, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होता है, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ मीन्स के बाहर की तरफ या नीचे की तरफ इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है इन y और z एक्सिस दोनों के। ठीक है, तो तीनों एक्सिस x, y, z ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्योंकि आप पेज पे या अपने पेपर पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो आप फिर एक एक्सिस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे यहाँ पे ये x एक्सिस रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। ठीक हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं d ऑर्बिटल्स की। जो d सबशेल होता है वो फर्दर 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होता है, जिनको आप लोग नाम देते हैं dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे पांचों d ऑर्बिटल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, out of these 5d orbital shapes of the first 4d orbitals are similar to each other, which is different from the dz square orbital, whereas the energy of all 5d orbitals is the same। अब देखें ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो 4 आपको ऑर्बिटल्स नज़र आ रहे हैं ये ऑलमोस्ट शेप में एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। ठीक है, डबल डम्बेल शेप के नज़र आ रहे हैं आपको ये। लेकिन जो ये 5th ऑर्बिटल है ना, dz2 या dz स्क्वायर आप इसको कह लें, ये बेसिकली इन चारों से डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इन पांचों d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो क्या होती है, सेम होती है। फिर इसी तरह से जो 4th सबशेल होता है जिसको आप f सबशेल बोलते हैं, वो फर्दर 7 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होता है, और
उनकी शेप्स क्योंकि कम्प्लेक्स होती है तो हम आपके लेवल पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे। कम्प्लेक्स शेप होती है उनकी, जबकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे डी सब शेल में हमने कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इस वाले ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये तो थे जी शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।